बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद एक जमहूरी अमल है और अगर अपोजिशन ये समझती है कि पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत अपनी जो मेजॉरिटी है वो नहीं रख सकी है तो बिल्कुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। और अगर हुकूमत शो कर देती है कि उसके नंबर पूरे हैं तो हुकूमत का पूरा राइट है कि वो अपना टेन्योर कंप्लीट करे। और अगर वो नंबर नहीं शो कर पाती तो इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन फिर एक नया लीडर ऑफ हाउस बनाया जाता है एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। पार्टी लाइंस की हम बात करें, एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन जो आज की सिचुएशन है उसके अंदर बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं दोनों का ख्याल ये है कि जी हमारे नंबर पूरे हैं। लेकिन पार्टी लाइंस ये कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के दिन कोई रुकन पार्लियामेंट में नहीं जाएगा और जो कोई जाएगा उस पर 63A के तहत फ्लो क्रॉसिंग की कार्रवाई की जाएगी। ये फिर क्यों डिस्कशन हो रही है, ऐसी पार्टी लाइंस क्यों डिफाइन की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से अगर कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि मिलाइन किया जा रहा है, एक दूसरे को मिलाइन किया जा रहा है, सियासत को मिलाइन किया जा रहा है और ये मिलाइन इस लेवल का किया जा रहा है जैसे हम हिंदुस्तान में जब इलेक्शन देखते हैं तो वहां पर जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहा होता है कहा यह जाता है कि यही पार्टी जीतेगी। आज हम यही देख रहे हैं कि आज की हुकूमत जो कल की अपोजिशन और जो अपोजिशन के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट दे रही हैं जैसे बताया जा रहा है कि ये लोग एंटी नेशनल्स भी हैं, ये लोग फौज के भी अगेंस्ट है और ये लोग शायद पाकिस्तान के भी अगेंस्ट है। सो अगर आपने इलेक्शन या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऑपोजिशन को जो पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, जो इससे पहले हुकूमतों में थे, अगर आप उनको गद्दार करार देना चाह रहे हैं तो क्या यह सियासत पाकिस्तान के लिए सूटेबल है? इसके साथ साथ इत्तेहादियों की सियासत क्या है, पाकिस्तान PMLQ क्या सोच रही है, क्योंकि PMLQ के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो बड़े ही मतलब अलार्मिंग है। क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो उनके ऊपर कमेंट्स किए गए, कल जिस तरह शेख रशीद साहब ने कमेंट किया, फिर जो मोने सलाही का जवाब आया वो भी हमारे सामने है। इसके साथ साथ MQM की अपनी रिजर्वेशन है। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर बहादराबाद गए, वहां जाके मिले, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने तो कोई नई डिमांड नहीं की। क्यों? क्योंकि पौने 4 साल पहले जो हम लोगों ने कहा था या जिन TORs के ऊपर हम लोग हुकूमत में ज्वाइन किया था वो आज तक कंप्लीट नहीं हुए। सो एक टिल्ट हम देखते हैं MQM का भी दूसरी जानिब। इसके बाद बाप पार्टी की बात आ जाती है। बाप पार्टी को सबसे बड़ा ग्रीवियंस ही ये है कि पहले चीफ मिनिस्टर की अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और इसके अंदर वफाक की भी इन्वॉल्वमेंट थी। इसके बाद हम लोग GDA की बात करते हैं, उनके भी इसी किस्म के रिजर्वेशंस हैं। -1 फार्मूला, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज हैं -1 फार्मूले के बाद चल सकती हैं या इनकी एग्जिस्टेंस खत्म होती नजर आ रही है, इसमें भी बात करेंगे। और एक और व्यू जो है जो अपोजिशन की तरफ से आया कि जी अंपायर न्यूट्रल है, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जी न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। सो मतलब इससे हम क्या मतलब अखज़ करें, क्यों हम चाहते हैं, क्यों हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप ये चाहती है कि इन्वॉल्वमेंट रहे, इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरा आज बड़ा ही पर्टिनेंट पैनल है जर्नलिस्ट का, एंकर्स हैं और तज्जियाकार हैं। मोना आलम मेरे साथ हैं, मेरे साथ आलिया शाह हैं और मेरे साथ रिदा सैफ़ी हैं। तीनों एंकर पर्सनस हैं, अपने प्रोग्राम्स करती हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका व्यू पॉइंट होता है एज ए एनालिस्ट। थैंक यू वेरी मच जी। मोना, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। तहरीक अदम एतमाद बिल्कुल लाई गई है और हुकूमत ऑपोजिशन का ये व्यू पॉइंट है, बड़ा स्ट्रांगली वो कह रहे हैं हमारे पास नंबर गेम है। सो इसको लाने की हद तक जमहूरियत को कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन अब इसके बाद क्यों ऐसे लग रहा है हुकूमत की तरफ से और उसके बाद अब कई दफा ऑपोजिशन की तरफ से भी कि जी जमहूरियत कहीं डरेल ना हो जाए। तहरीक अदम एतमाद अब आ गई है, इसमें इतना तो हमें क्रेडिट देना चाहिए ऑपोजिशन को कि पहले हम कह रहे थे कि रिक्विजिशन तक जमा नहीं होगी, बल्कि हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आ रहा था ज़्यादा कि रिक्विजिशन भी जमा नहीं होगी, ये कोई दूर दूर तक नहीं आएगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऑपोजिशन ने रिक्विजिशन जमा करा दी है
तमाम तर तनकीद के बावजूद। तो वी मस्ट गिव दिस टू द ऑपोजिशन। और अब ये जब वो करा चुके हैं तो अब तो सीधी बात ये है कि जो ये मामला है ये हुकूमत के कोर्ट में बॉल चली गई है। अब हुकूमत का ये स्वाबदीद है कि वो 14 रोज के अंदर अंदर, जिसमें से मेरा ख्याल है कोई 5 दिन 6 दिन गुजर चुके हैं गुजर गए क्योंकि हैं उन्होंने जी। मंडे को सबमिट कराई है। ट्रू। हाँ, तो ये कि अब उसमें थोड़ा ही वक्त बचा है, फिर ये 23 मार्च से पहले भी अगर इसको निपटाना चाहते हैं, हुकूमत की जहां तक बात है, अगर उनके पास वो समझते हैं कि उनके लोग डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो आपने अपने इब्तिदाइये में ठीक कहा कि उनको कोई कदगन नहीं लगानी चाहिए कि असेंबली कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कि उनको इजलास बुला लेना चाहिए जल्द से जल्द। 14 दिन मुकम्मल अवेल करने की जो एक हुकूमत की कोशिश नजर आ रही है, वो भी इस तरफ इशारा कर रही है कि हुकूमत अपने लोगों को पहले तसल्ली करना चाहते हैं, 100% टू 100% श्योर होना चाहते हैं। और वो जाहिर है उसी सूरत में हो रहे हैं क्योंकि उनको अपने लोग थोड़े डामाडोल लग रहे हैं। ऊपर से खास तौर पर जो इत्तेहादियों की तरफ से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, वो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। इत्तेहादियों की जो सिचुएशन है, आपने सही कहा अपने इब्तिदाइये में, और एक अजीब सा इत्तेफाक है कि हम देखते हैं कि इत्तेहादी जब भी नाराज होते हैं एक साथ नाराज होते हैं, मानते हैं तब भी एक साथ कोइंसिडेंस मानते होता हैं। है ये हमेशा अजीब सी इनका। चीज है। जी जी, ये हसीन इत्तेफाक पता नहीं हमें कितनी दफा ये लोग दिखाएंगे कि एक अजीब सी बात है कि कोई एक बंदा कभी भी इसकी एक दफा ग्रीवेंस नहीं आती। अब आप ये जो बलोचिस्तान की हुकूमत की आपने बात की, आई ऑल्सो बेयर विटनेस टू दिस फैक्ट कि उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था जाम कमाल साहब के साथ, ट्रू। फिर भी उनको फॉर सम नो रीजन उनको रिप्लेस कर दिया गया। उस वक्त तक बीएपी बिल्कुल चुप रही। अब जब बीएपी को लगा है कि उनका टाइम है और अब वो हुकूमत की आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, तो फिर वो एकदम निकल आए हैं। सिमिलरली एमक्यूएम के साथ कोई ऐसा ग्रीवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं असल ग्रीवेंस जो है वो काफ लीग के साथ है, जो कि शुरू रोज से है। और इस वक्त वो मौके का फायदा उठाकर शायद काफ लीग को इसमें बहुत बड़ा लेवरेज मिल सकता है, बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, खासतौर पर सीएम शिप को लेकर पंजाब की। तो इसलिए मैं आपको सीधी बात बताऊं कि किसी को भी ऑपोजिशन या हुकूमत, किसी को भी कुछ पता नहीं है कि होने क्या जा रहा है। ठीक। किसी को ये नहीं पता कि हमारे अपने लोग कितने इंटैक्ट हैं कितने नहीं है। ऑपोजिशन भी आप देखेंगे कि प्लान बी दे चुके हैं। ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर एक्विजिशन नाकाम होती है, अगर ये तहरीक नाकाम होती है, तो हम गली कूचों तक गली निकलेंगे। कूचों में आ जाएंगे, जबकि बिल्कुल। आज से 2 रोज पहले तक ऑपोजिशन कह रहे थे कि हमारे तो 172 क्या, हम तो 200 200 का नंबर हमारे बताया हुआ पास था तो जी। खेप के हिसाब से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जी, ही। तो 202 205 का नंबर क्लेम कर रहे थे ऑपोजिशन। तो अब ये प्लान बी देने की क्यों जरूरत आन पड़ी? इससे ये साफ वाज़ेह है कि किसी को कुछ पता नहीं है। हर कोई बस आप समझें कि अभी जान की बाजी लगा रहा है और सबने छोड़ दिया है कि अल्टीमेट जो डी डे होगा उसी पे देखेंगे, जो होता है वो होता है। एक्चुअली किसी को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आलिया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि ऑपोजिशन का ये कहना है कि, और जरदारी साहब गए पीएमएलक्यू के पास, उन्होंने जाके कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपको वजारत आला देंगे पंजाब की। और बिलावल ने भी इस चीज़ का बरमला इजहार किया। उसके बाद मौलाना फजल रहमान भी इस चीज़ को इंडोर्स करते नजर आए। और उसके बाद ये भी कहा गया जी, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि देंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे। अब जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, शेख रशीद साहब के बयान, एक बड़ी सिचुएशन कन्वर्ट हो रही है। और शेख रशीद का ये कहना कि ये 4-5 सीटों की लोग अब वजारत आला मांग रहे हैं, आपको लगता है ये ऐसी डिबेट या ऐसे डिस्कशन या ऐसे रिमार्क्स इस वक्त जब 7-8 दिन रह गए हैं, देने चाहिए हुकूमत को अपने इत्तेहादियों के बारे में? जी बहुत शुक्रिया मंसूर, ये जो आप बात करें, मुझ तक गेस्ट की आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो आपने सवाल किया, देखिए उसका जवाब तो इस तरीके से, इसमें 2 चीजें। एक तो आपने ये कहा कि जरदारी साहब जब लाहौर में चौधरियों से मुलाकात हुई और उसमें जो डिस्कशन हुई, तो उसमें 2 बातें। एक तो ये कि पहले जब उनकी मुलाकात हुई तो उस वक्त उन्होंने जो अपना पूरा प्लान या जो भी फार्मूला है वो उनके सामने रखा, तो उस वक्त लाहौर के चौधरियों की तरफ से उनको यस या नो नहीं किया गया था। यही वजह है कि दूसरी बार जब चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से कुछ अरसे के बाद जब हालात थोड़े से तब्दील हो गए, तो ऐसा लगा कि अब चौधरियों का जो टिल्ट है वो नजर आ रहा है अपोजिशन की तरफ। तो फिर चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से ये कहा गया जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को, कि हमने तो जो बात की थी, आपने ये कहा था कि जो ये हमें जो है वजारत आला चौधरी परवेज इलाही को मिलेगी, तो उस पर आसिफ अली जरदारी का उनको ये कहना था कि जब हमने पहले ये बात की थी तो उस वक्त आपने कोई जवाब नहीं दिया था। तो अब ये जो मामला है, क्योंकि हमने एक तीसरा ऑप्शन इसके ऊपर देखा, उसके ऊपर बात हो रही है, तो मामला जो है वो नवाज शरीफ के पास भी चला गया ये। तो अब इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि पहले आपने जवाब नहीं दिया था। अच्छा देखिए, जहां तक शेख रशीद साहब की बात है,
अब शेख रशीद ने क्या कहा है, एक बात उन्होंने कहा कि मैं चट्टान की तरह वजीर इमरान आजम खान के के साथ साथ खड़ा खड़ा हूँ। ठीक। अब आप अगर शेख रशीद का बैकग्राउंड देख लीजिए तो पाकिस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिनके साथ वो चट्टान की तरह ना खड़े रहे हों और उसके बाद वो पार्टी हमें रेत की तरह बहती हुई ना नजर आई, या वो हुकूमत। ठीक है ना, तो उनका ये जो चट्टान की तरह खड़े रहना, इस तरह की बातें करना, ये तो बड़ा एक मामूल की बात है। हम सब जानते हैं शेख रशीद साहब की पर्सनालिटी, वो जिस तरह की करते हैं सियासत, वो तो ये एक पॉपुलर नैरेटिव है, उसको लेकर वो चलते हैं कि बस उन्होंने कोई बात करनी होती है, बेशक उससे हकीकत का कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। ठीक। दूसरा, ये जो आपने बात की कि ऐसे वक्त में इस तरह की बात करना कि जिससे जो है वो इस तरह के तनाज़ात पैदा हो। देखें, अभी हमें नजर आ रहा है कि शेख रशीद साहब ने क्या कहा कि मुफाहमत से चलना चाहिए, साथ ही जो फवाद चौधरी अचानक से, देखिए अभी अगर आप कल तक ही देखिए तो इनकी तरफ से ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी, ऐसे ऐसे बयान आ रहे थे, अभी तक आ रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फवाद चौधरी की तरफ से भी कहा कि भाई जब बात इतनी ज्यादा बढ़ जाए और इतने ज्यादा इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए कि बाद में हम एक दूसरे से बात करने जोगे भी न रहें, बिल्कुल ठीक। जमहूरियत करने का नहीं है नाम। अचानक से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। जो सिचुएशन है इस वक्त हुकूमत की, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि देखिए जब आप ये बात करते हैं तो अभी जो बीएपी की तरफ से कमाल खान जो है, जी। उन्होंने भी वही बात, वो चौधरी परवेज भाई और चौधरी साथ कही गई, उन्होंने सलाही ने जो बात की, उन्होंने कहा कि शेख रशीद हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की भी की कि इन्होंने ये बात क्यों कह रहे हैं हमारे मुतालिक। तो जाम कमाल ने भी वही बात की है और उन्होंने कहा कि शेख रशीद जो बात कर रहे हैं तो वो ये स्टैंड क्यों ले रहे हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ट्रू। तो उन्होंने भी ये बात की है। तो नजर ऐसे ही आ रहा है कि जो अपोजिशन है वो इस वक्त हुकूमत से, बिल्कुल जाहिर है कि जो दीगर पार्टियां हैं और जिनको हुकूमत ये समझती है कि ये उनके साथ हैं, या वो मुगालते में हैं कि ये उनके साथ हैं, ठीक। और या फिर ये कि वो जो उनके साथ नहीं है और वो देख रहे हैं, उनको भी खुद तोड़ना चाह रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट जारी करें जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा जन्म ले रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये नैरेटिव, इतना अच्छा नैरेटिव, हुकूमत को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं होने वाला, बिल्कुल ठीक है। रिदा, आपकी तरफ में आता हूं। अभी ये जो मोना बात कर रही हैं, ये कोइंसिडेंस हम लोग आज का नहीं देख रहे हैं। हम लोग जब से जर्नलिज्म के अंदर आए हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये हर हुकूमत के जो इत्तेहादी होते हैं, ये जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तब ही ये सब कुछ सामने आते हैं। बहादराबाद गए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी हमने कुछ नहीं कहा, और वसीम अख्तर साहब कह रहे थे कि जी हम लोग तो वेट कर रहे हैं आज की तारीख तक कि आज पौने 4 साल हो गए हैं, जो वादा वही की गई थी हमारे साथ वो पूरी हो। लेकिन इसके साथ उनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होती है और उसके बाद वो कहते हैं जी आर्टिकल 148 के तहत उसकी इंप्लीमेंटेशन करें इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, और जरदारी साहब जो हमसे कमिटमेंट करेंगे उसको एंडोर्स मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करे। ये सियासत ठीक सियासत है? जी रिदा, आवाज आ रही है आपको? और मैं आलिया की भी बात सुन रही थी। जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, थैंक यू सो वेरी मच मंसूर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मेरा सलाम एक तो सबसे पहले पैनल में जितने भी हमारे लोग हैं सारे, और मैं मोना की भी बात सुन रही थी और आलिया की भी सुन रही थी, और आप का भी मैंने इंट्रोडक्शन जो आपने दिया वो भी सुना। देखिए, ये बिल्कुल इस बात में तो कोई शक नहीं है, सारे पार्टिसिपेंट्स इस बात से भी एग्री कर रहे हैं, और वो ये बात हो रही है कि जो इस वक्त सूरत हाल है मौजूदा सियासी पाकिस्तान के अंदर, उसमें थोड़ी सी अगर नजर डालें तो ये देखें कि जो इत्तेहादी है और वो अपनी उसी रविश पर है, जो ऑपोजिशन है वो भी अपनी उसी रविश पर है। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में यहाँ पे नहीं आ रही इस वक्त कि ऑपोजिशन में जो जमातें बैठी है, खासतौर पे अगर हम नून लीग की बात करें, तो अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ अर्सा पहले, कुछ ज्यादा महीने पहले की बात भी नहीं है, कुछ डेज पहले ही हमने देखा कि किस तरह से जी वोट को इज्जत दो का नारा लगा, किस तरह मरियम नवाज साहिबा ने अपने जलसों में खड़े होकर इलेक्टेबल्स के हवाले से हम सबको बताया कि जी इलेक्टेबल्स जो है उनकी क्या कदर कीमत होती है और उनकी जगह कहाँ होती है। मैं वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहती। और जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब को और उन सारे लोगों को चोर डाकू कहा गया और ये कहा गया और ये बताया गया, हमें ये बताया गया अपोजिशन की जमातों की तरफ से कि मुल्क में जितनी खराबी हुई है और जितनी महंगाई हुई है और जितनी परेशानियां आवाम को इस वक्त दरपेश और जितने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, उसके पीछे जहांगीर तरीन साहब का हाथ है, और वो सारे हम सब ने भी पिछले दिनों अपने प्रोग्राम में वो शॉर्ट्स भी चलाए। अब सवाल ये है कि अचानक से जब 3.5 साल का अरसा हुकूमत ने मुकम्मल कर लिया,
तो इनको क्या परेशानी इस वक्त आ गई कि जी तहरीक अदम एतमाद लाने की जरूरत पेश पड़ गई? महंगाई तो हमने माजी में भी ये सुनते रहे, जब माजी में सियासत हमने देखी, जो भी हुकूमतें रही वो यही नारा, और सॉरी ऑपोजिशन जो भी रही वो यही नारा लगाती रही कि जी हाय महंगाई हो गई, हाय महंगाई हो गई। तो महंगाई तो इस मुल्क का देरीना मसला है। प्लस इन्फ्लेशन की जहां बात करें वो भी हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं जी, ये दूसरा मसला भी हम सुनते हैं, हर मौजूदा जो भी हुकूमत रही है उसके दौर में ऑपोजिशन ने यही सारी बातें की हैं। कोई ऐसी पॉइंट, कोई ऐसा रेलेवेंट बात समझ में नहीं आ रही थी इस वक्त ऑपोजिशन की कि उसने क्यों किया। अच्छा, Okay. प्लस तहरीक अदम एतमाद आप ले भी आए, आपने जब मूव कर दी तहरीक अदम एतमाद, चूंकि आप ये भी कहते रहे कि जी हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, हम इस हुकूमत को, अब मैं पीपल्स पार्टी की बात की तरफ इशारा दे रही हूँ, वो कहते रहे कि जी हम इस हुकूमत को किसी भी गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीके से नहीं हटाएंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, वो भी समझ में आ गया कि आप जमहूरी मूव आपने लाए और आप तहरीक अदम एतमाद ले आए नहीं। और उसके बाद जो परसों का एपिसोड है वो समझ से बिल्कुल बालहतर है कि जब आप तहरीक अदम एतमाद ले आए तो फिर किसी भी जमात को क्या जरूरत पेश आई कि वो इस तरह के जत्थे लेकर अपने लॉजेस पहुंच जाए। फिर उसके बाद ठीक जब ठीक, अच्छा मुझे चलिए, मुझे वो भी मुझे आपने रिदा कर जरा, लिया, मुझे उसके रिदा बाद रिदा मुझे जरा यही चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका चीज है, मुझे जरा इस चीज को मोना के पास लेकर जाने दें। मोना, दो चीजें हैं, एक तो मैं आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड ये जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर क्या हुआ, मैं इस पे कल परसों हमने प्रोग्राम्स में ये भी बात की, आप भी कर रही थी, ये तमाम एमएनएज एमपीएस के साथ इनके गार्ड्स होते हैं, ये कोई इतना इशू नहीं था। लेकिन जिस तरह वहां पर इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया, उसके बाद कहा गया कि जी बड़ी हरासमेंट फैल गई है एंड ऑल दैट, ये क्या सिचुएशन, आप क्योंकि इस्लामाबाद से करती हैं, हाउ डू यू एनालाइज दिस, ये क्या हुआ वहां पर? एक्चुअली मंसूर देखें, जो उनकी परेड जो कर रहे थे जेयूआई के कारकुनान, वो तो ऑब्वियसली मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं था टू स्टार्ट विद। ट्रू। क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐलान दे दिया था, आपने देखा कि मौलाना साहब ने कहा था कि हमारे कारकुनान ने डंडे तेलों में रखे हैं, उनके घरों में डंडे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। और फिर वो जो हमने मनाजिर भी टीवी स्क्रीन्स पर अपने देखे कि किस तरह से वो वहीं अकब में पार्लियामेंट लॉजेस के वो परेड कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे। मौलाना साहब कह रहे थे कि ये हमारे कारकुनान की हिफाजत के लिए हैं, क्योंकि हमें डर है कि हुकूमत इनको अगवा करवा सकती है। गोया ये कि पहले तो आपको पता है वो अगवा वगैरह के इल्जामात एस्टैब्लिशमेंट पर लगाते थे, लेकिन इस दफा वो हुकूमत पे लगा रहे थे। ऑपोजिशन कोई भी इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पर नहीं लगा रही, वो पुलिस और सिविल इदारों पर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगवा होने का खतरा था, इतनी बात मुझे समझ में आई। फिर वहां पुलिस चली गई, पुलिस को बताया, वो गया और हुकूमत को चैनल्स नहीं बल्कि एंगेज किया कि देखें वहां पार्लियामेंट लॉजेस में क्या हो रहा है, वीडियो फुटेजेस चल रही थी और ये सारा कुछ। हुकूमत हरकत में आई, उन्होंने अपनी पुलिस भेजी, ठीक है, मुझे समझ आई। मुझे लगता है उनको सिर्फ उन लोगों को उठाकर अगर वो बाहर करते या उनको अरेस्ट कर लेते, ये ठीक था। और ये बात भी दुरुस्त है, मैं एज अ विटनेस ये बात आपको कहती हूँ कि उनके पास कोई असला नहीं था। True. वो लोग जो गए थे वहां, आपको पता है पार्लियामेंट लॉजेस में क्योंकि सख्त तरीन सिक्योरिटी है, खासतौर पर आजकल के हालात में, तो वहां मल्टीपल चेक्स हैं, तो वहां तो नामुमकिन सी बात है एक तो ये कि गाड़ी में कोई भी असला रखकर ले जाए। उनके पास असला था भी नहीं। उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और वो परेड कर रहे थे, ये प्रॉब्लम थी बेसिकली। खैर, उनको पुलिस आई, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। मुझे प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर एमएनएस थे, उनके सेनेटर थे कामरान मुर्तजा, उनको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया और हमने फुटेजेस देखी। वो बहुत टाइम, सॉरी, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। मतलब इतने सीनियर लोग हैं वो बेचारे, वो मार खा रहे हैं और पुलिस से थप्पड़े खा रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है ये। तो ये बड़ी काबिल मजम्मत थी। मुझे लगता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिस्पॉन्स था, उनको चाहिए था। पुलिस में हमारी आई डोंट नो कि ट्रेनिंग की कमी है कि क्या है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये शायद उनकी तरफ से इंटेंशनली था कि उनको चाहिए था सिर्फ वो जो अंसारुल इस्लाम के जो मिलिशिया के लोग थे उनको पकड़ के बाहर कर देते। उनके लोगों को क्यों गुत्थम गुत्था किया? फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जी वो गालियां दे रहे थे और कामरान मुर्तजा की गालियों की फुटेज या उनके एमएनए की, जाहिर है अगर पुलिस ने उनको मारा है ऐसे ही हो, तो फितरी बात है कि पलट के इंसान गाली देगा, और गलत है, वो नहीं देनी चाहिए किसी को भी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्टार्ट उनको नहीं करना चाहिए था, एमएनएस पर, सेनेटर्स पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। साद रफीक साहब भी गालिबन जख्मी हुए, मतलब सिर्फ जेयूआई नहीं, दूसरे भी जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी ऐसी इत्तलात आई है कि जख्मी हुए। वो गलत था, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा संभाला लोगों ने और फिर थोड़ा खुश असलूबी से सेटल हो गया। मौलाना साहब ने भी स्ट्राइक की कॉल वापस ले ली और हुकूमत ने भी उनके लोग छोड़ दिए। ओके आलिया, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैंने इसके बाद ब्रेक पे जाना है। ये जो मोना ने बात की ये बिल्कुल ऐसी ही है। अब इसके बाद क्या हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
इन्होंने पुलिस को बुलाया, इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जिसको शेख रशीद साहब हेड करते हैं, उन्होंने जाके कहा जी आप धावा बोल दें, आप पकड़ ले, और ये वो, और जो कुछ वहां पर हुआ वो अनकॉल्ड फॉर था। उसके बाद क्या हुआ जी, जो नीचे वाले मुलाजमीन थे उनको इन्होंने मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा जी तुम तो हमने एक वर्ड सीख लिया हुआ है, कर्टसी शबाज शरीफ, मुअत्तल किए जाओ, जिनको कर सकते हो वो किया। और इस सारी का एंड रिजल्ट ये निकला कि मौलाना साहब ने आके कहा कि आप जैम कर दें पाकिस्तान को, और उसके बाद इन सबको छोड़ दिया गया। सो वो मलेशिया, वो दहशतगर्द या जो परेड कर रहे थे, जिनके बारे में इनका ये व्यू पॉइंट था कि ये लोग पता नहीं कौन है, उन सबको आपने दोबारा इस्लामाबाद में ही छोड़ दिया कि जाओ यार जो मर्जी करो। ये क्या है? व्हाट इज दिस एक्चुअली? ये मंसूर जो आप बात करें, ये वही है जो आप समझ रहे हैं और जो हम जानते हैं। वही बात ये है, देखिए इन्होंने जो है वो इमरान खान साहब का नैरेटिव है। वजीर आजम साहब देखिए, उनका तो नैरेटिव हमें बताने की जरूरत इसलिए नहीं कि वो अपने मुंह से बताते, वो तो जलसों में खड़े होकर ये कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, और वो जो इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, पकड़ धकड़। अब हुआ क्या, अब जानते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर कितना है। नो कॉन्फिडेंस वोट जो आ रही है इस वक्त हुकूमत के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है, ये तो हम जानते हैं। देखिए मैं इस बात को एंडोर्स नहीं करी कि मौलाना फजलुर रहमान ने वो लोग अपने पास बुलाए, उनको बुलाना चाहिए था, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए चंद लोग उन्होंने अपनी सिक्योरिटी या सेफ्टी या इस घर से बुलाए कि ये डर रहता है, और पाकिस्तान में ये मामूल की बात है, ये रूटीन है पाकिस्तान की सियासत में। पास्ट से अब तक देख लें कि जब कोई नो कॉन्फिडेंस वोट, अभी तक 2-3 मरतबा वैसे तो कभी कामयाब नहीं हुई, लेकिन जब भी कोई ऐसा मोशन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से प्रेशर डालता है और लोगों को उठवा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद उनको छांगा मंगा टाइप इस तरह की चीजें हमें नजर आती रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा डर होगा उनको, अपोजिशन को, और है अभी भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी गायब हो जाए, इस वजह से वो किया गया। लेकिन उनके ऊपर जो धावा बोला गया, उनको जो डराया गया, धमकाया गया, वो सिर्फ इस वजह से था कि हुकूमत अपोजिशन को ताकत दिखाती, बता देखो अच्छा तुम इस तरह करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। लेकिन भाई जो आपने बात की, अगर वाकई ये पर्पसली की जाती होती, अगर उनका वाकई ये बात थी शेख रशीद की कि देखें ये दहशतगर्द कैसे दाखिल हो गए या किस तरीके से ये पार्लियामेंट लॉजेस में, ये तो गैर कानूनी है, तो फिर उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। जो आप बात कह रहे हैं कि वो बिल्कुल आप उनको छोड़ें और खुलेआम वो वहां पर फिर रहे हैं, क्योंकि जब आपने देख लिया कि आपने अपनी ताकत दिखा दी है, वो सारा एक हंगामा हो गया, आपका वो बैठ गई बात, धाक बैठ गई, तो उसके बाद आपने उनको छोड़ दिया। तो ये वही एक टैक्टिक्स है जो कि यूज इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी सियासत में। और अभी मैं ये समझती हूँ कि जब तक ये नो कॉन्फिडेंस वोट पेश होगा, तब तक होते होते, मैंने पहले भी ये बात कही थी मंसूर, कि आप देखिएगा कि ये बात असेंबली के अंदर नहीं, ये बात सड़कों पर और हो सकता है कोर्ट तक, वहां तक लेकर जाएंगे ये लोग। बिल्कुल सही। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो ये जो एक व्यू पॉइंट है, ये जो पॉलिसी या पार्टी लाइन दी जा रही है कि तहरीक अदम एतमाद के दिन कोई रुकन पार्लियामेंट नहीं जाएगा, और अगर कोई जाएगा तो उस पर 63A के तहत फ्लोर क्रॉसिंग की कार्रवाई की जाएगी। ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है हुकूमत को? क्यों? अगर नंबर गेम ठीक है तो फिर ये तो ऑप्शन या डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए। और पंजाब की ज़रूर बात करेंगे, और उसके साथ साथ ये जो कहा जा रहा है कि जी अलीम खान साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ के साथ, ये क्या कहानी है, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी रिदा, मुझे ज़रा ये एक चीज़ समझाइएगा आप, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। एक तो आगे इत्तेहादी समझ आ रही है वो इस वक्त जो कर रहे हैं, एक आते हैं दो अशखास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अलीम खान और जहांगीर खान तरीन, जिनके साथ जो कुछ पिछले 4.25 साल में हुआ है ये हम सबको पता है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी ये एक रिबटल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो बताया गया है ज़राए से कि जी इनकी मुलाकात पहले शहबाज शरीफ से हुई, फिर गए हैं वहाँ पर जाके नवाज शरीफ से 3 घंटे मिले हैं, उसमें इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब के बेटे भी मौजूद थे। ये सिचुएशन कैसे आप इवॉल्व होती देख रही है अब? मैं इसी बात पे बेसिकली आना चाह रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा ऑपोजिशन की तरफ से कि जो उसूलों की सियासत ऑपोजिशन हमें बता रही थी, वो उसूलों की सियासत खत्म हो गई पे, और वो खत्म वही हुई जब मुलाकातें जहांगीर तरीन साहब से शुरू हो गई। और वो मुलाकातों को पहले नाम दिया गया कि जी वो खुफिया मुलाकातें थी जो खुफिया रही हैं।
और सबको आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया। और अभी भी जो अलीम खान साहब ने मुलाकातें की हैं और जो कंटिन्यूसली चल रही हैं, और आज भी जराए बता रहे हैं कि कुछ मुलाकातें हुई हैं मेरे नून लीग के लोगों के साथ उनको, जिसके बाद ये बात तो क्लियर हो गई ना कि जो वोट को इज्जत दो का नारा था, जो ऑपोजिशन का जो जम्मू और आईनी तौर से हुकूमत को घर भेजने का नारा था, जो इस हवाले से नारा था कि जी हम उसूलों की सियासत करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए और साफ शफाफ इलेक्शन करेंगे, वो तो मर गया। तो इट क्लियरली मींस कि यहाँ पे जो अब सियासत इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की जो हो रही है, वो सियासत सिर्फ कुर्सी के लिए हो रही है। और उस बात की मिसाल सबसे बड़ी ये है कि जब कल ऑपोजिशन ने बात कही कि जी अगर तरीके अदम एतमाद नाकाम होती है तो हम गली कूचों तक जाएंगे, इसका मतलब क्या है। प्लस मैं थोड़ी सी उस पर बात करना चाहूंगी जो मंजरनामा हुआ और पार्लियामेंट के बाहर और सारी सिचुएशन बनी। देखें, हम माजी में ये देखते आए हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर माजी की हुकूमतें कोई इस तरह की सिचुएशन में फंसती थी और वो अगर उसमें अपनी रिट बनाने में नाकाम रहती थी, तो फिर सारे मीडिया हाउसेस में सब तमाम लोग बैठ के टीवी पे ये बात करते होते थे कि जी हुकूमत ने तो अपनी रिट नहीं बनाई, हुकूमत की तो कोई रिट नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, कोई नजर ही नहीं आ रहा कि हुकूमत कुछ कर सके। ये पहली दफा नजर आ रहा था कि जी हुकूमत अपनी रिट कायम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये तो किसी को इस तरह की तो इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी करे और इस तरह से घुस जाए, इस तरह से काम करे। ठीक है, अगर आपको अपने सिक्योरिटी के लिए लोगों को रखना भी है तो आप उसको एक सर्टेन लेवल तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आगे लेके नहीं जा सकते, एक चीज। प्लस दूसरी बात ये कि आप मौलाना फजलुर रहमान का एक निजी चैनल को उसी दिन का आप इंटरव्यू देख लें, किस तरह से उन्होंने बदतमीजी के अल्फाज अदा किए हैं उस प्रोग्राम में, और उन्होंने कितना गुस्सा दिखाया है। भरे गुस्से के साथ उन्होंने कहा कि जी नंबर पूरे हैं, नहीं है, आपका मसला नहीं है, आप इस बात में ना पड़े। तो पॉइंट आ गया जी, ठीक तो सवाल ये है बिल्कुल जी 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 बिल्कुल ठीक है। मोना, मुझे एक चीज बताइए, ये जो टेम्परामेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान की शाज़े वाले प्रोग्राम के अंदर ये हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि खान साहब स्पीच करने गए पब्लिक गैदरिंग के अंदर और उन्होंने पहला जुमला ये कहा कि मुझे आर्मी चीफ का फ़ोन आया था और वो मुझे कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को ना कहो इस तरह, और मैंने कहा कि जी मैं तो नहीं कहता, ये अवाम कहती है। और उन्होंने उसी के अंदर 5-6 दफ़ा मौलाना साहब को उस तरह मुखातिब किया। ये जो तर्ज़े, मुझे इशू किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन इशू सिर्फ ये है कि क्या ये जिस तरह हम बात कर रहे हैं, क्या ये तरीक़ेकार ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि 65% पाकिस्तान का यूथ है और हमें ये एक बताया जा रहा है कि जी यही एपिटाइट है जो लोगों को पसंद है। जी, ये तो वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट है मंसूर, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी सियासत में मुझे नहीं पता कि हम कब कोई अनपोल्यूटेड हमारा जो सियासी मुकालमा है वो देख पाएंगे, क्योंकि किसी को भी आप उठा लें तमाम की तरफ से बहुत अजीब सी बातें। आपने बात की, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि डीजल कहते हैं इमरान खान साहब मौलाना साहब को, लेकिन अगर वाकई उनके ऊपर वो डीजल परमिट के इल्जामात में कोई सच्चाई है तो वो नैब और सारे इदारे हैं ना हुकूमत के पास, बिल्कुल सही, उनको चाहिए कि उनको बाकायदा इस हवाले से प्रोसिक्यूट करें, सजा दें और साबित करें इस जुर्म को। तो ये अजीब सी बात है क्योंकि ये सिर्फ इल्जाम है जिसके तहत उनका ये नाम रखा गया है। ये फिर हमने देखा है कुछ पीटीआई के लोग डिफेंड करते हैं कि नहीं जी ये उन्होंने नहीं रखा, ये पीपल्स पार्टी ने रखा था या नून लीग ने, कोई इनमें से किसी एक का नाम लेते हैं। लेकिन ये कि जाहिर है अगर उसको फिर मजीद अगर हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है तो उसको इंडोर्स कर रहा है ना, तो इंडोर्समेंट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये तो जंग नहीं चल रही कि किसने रखा किसने नहीं रखा। दूसरी तरफ हम अपोजिशन की भी बात देखें तो इसमें कोई शक नहीं। देखें बिलावल साहब का भी मुझे जो तर्ज गुफ्तगू है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने इस हवाले से काफ़ी तनकीद की है। वैसे भी मतलब वो वैसे मुझे बहुत उनकी जो एक एप्टीट्यूड है या उनका जो जहन है पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर, वो मुझे ठीक लगता है, दैट इज फाइन। वो अच्छे एक कैंडिडेट हैं और उनमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है मुझे नहीं पता, या तो वो कहीं से इंस्पायर होकर ये बातें करते हैं, तू तड़ाक कर रहे होते हैं, वो तू करके मुखातिब हो रहे होते हैं, और जैसे वो उन्होंने कहा भी भौंकते हैं हुकूमत के लोग भौंकते हैं, ये उनको नहीं कहना चाहिए, ये यकीनन उनको जेब नहीं देता। वो इतनी बड़ी पार्टी के चेयरमैन है, उनकी पार्टी बहुत मकबूल पार्टी है पाकिस्तान की,
और मतलब एक जमाने में उससे मकबूल पार्टी शायद ही कोई हुआ करती थी। तो अगर उन्होंने वाकई उस मकाम पर वापस ले जाना है पीपल्स पार्टी को, तो मुझे लगता है इस किस्म की गुफ्तगू से उन्हें गुरेज करना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा भी हमें सिमिलरली इस किस्म की बिलो द बेल्ट किस्म के अटैक्स करती हुई नजर आती हैं। मैं ऑन द कॉन्ट्ररी ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इज्जत से मुखातिब होता था अपने मुखालफीन को, तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब अच्छी तरह बात करते थे। मतलब उनकी जो 90 की दिहाई की पॉलिटिक्स को अगर आप हटा दें, तो उसके बाद जो उन्होंने बात की है, मैंने कोई बहुत बिलो द बेल्ट अटैक उनकी तरफ से अपने मुखालफीन पर नहीं देखा, और जरदारी साहब की तरफ से भी नहीं देखा। तो ये बात सही है, लेकिन आई थिंक आई कांट रियली जनरलाइज अबाउट इट। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, बिल्कुल मतलब दिल करता है चैनल इंसान पलट दे। सुनने से आप समझें कि एक अजीब सी कैफियत इंसान के जहनों पे तारी हो जाती है, जिस किस्म की जबान ये तमाम एक दूसरे के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। आलिया, तहरीके अदम एतमाद के दिन कोई रुकन पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, और जो कोई जाएगा उस पर 63A के तहत फ्लोर क्रॉसिंग की कार्रवाई हो गई। ये पार्टी लाइन दी जा रही है, क्यों देने की जरूरत है? अगर हुकूमत के नंबर्स का कोई इशू नहीं और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे साथ इत्तेहादी भी हैं और हमारे साथ वैसे भी चीजें ठीक है, तो क्या जरूरत है ऐसी इंस्ट्रक्शन देने की? और इनकी इस इंस्ट्रक्शन या पार्टी लाइन की वैलिडिटी कुछ नहीं है, एक्चुअली में इशू ये है। जी देखिए, जिसमें आपने खुद कहा कि अगर इनके पास नंबर गेम पूरी है और ये समझते हैं कि इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिस तरह शेख रशीद ने आज भी ये कहा, उनका कहना था कि अब जो ऑपोजिशन वो बस मान जाए, इस तरह की सियासत ना करें, क्योंकि अगर ऐसा ही करते रहे तो फिर अगले 10 साल भी लाइन में लगे रहेंगे, फिर आप कहेंगे सिलेक्टेड। ये वाली बात उन्होंने। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं कि 63A के तहत जो है ये कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे, ये तो इन्होंने सोच रखा है और ये ऐसा ही करेंगे। इसकी वजह ये कि नंबर गेम पूरी नहीं है। यानी देखिए, अगर आप ये कहें कि मैं आपसे ये कहूँ कि ऑपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी है, तो मैं नहीं जानती, ना ही हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत के पास है, तो हम नहीं जानते, और ये खुद भी नहीं जानते। ये भी मैं आपको बताऊं, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की सियासत में ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बिकते भी हैं, वो खरीदे भी जाते हैं, खरीदारी होती है उनकी, हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। कौन किस टाइम बिक जाए ये आपको पता नहीं होता, और आखिरी दिन तक ये होता रहता है कि खरीदने की कोशिशें होती रहती हैं। बल्कि आपको याद है सेनेट के जो इलेक्शन थे उसमें हमें बाकायदा बिल्कुल टेबल पर आई थी, तो मेज के ऊपर आप बाकायदा वीडियोस वायरल होती हैं कि जिसमें बताया जा रहा होता है कि जो खरीदने वाले हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो बिक रहे होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। ये सब तो आखिरी दिन तक चलता रहता है। तो नंबर गेम किसकी पूरी है, आप आखिरी दिन तक कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो जाए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि हुकूमत को ये नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन सारी इस वक्त इकट्ठी ऑलमोस्ट, यानी ये कि आप देखें ना, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे आप कि जहांगीर तरीन और इसके अलावा अलीम खान, जो कि बहुत बड़े पिलर्स हुआ करते थे कभी PTI के, वो अब नजर कहा ही जा रहा है कि उनकी तो 3 घंटे की मुलाकात हुई है अलीम खान की नवाज शरीफ से। तो ये तमाम खौफ तो मौजूद है हुकूमत के अंदर। तो फिर यही एक आखिरी तरीका रह जाता है कि फिर ये किया जाए कि तमाम जो मेंबर्स हैं उनको मना कर दिया जाए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हुकूमत ने ऐसा किया तो उसको फायदा नहीं, नुकसान। इसकी वजह ये है कि ये फिर बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मुझे जो ये हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि असेंबली फ्लोर पे, एक तो उस दिन असेंबली फ्लोर पे क्या होगा जो एक दफा पहले हो चुका है, चीटियां लग रही होंगी, एक दूसरे के पीछे भाग रहे होंगे, एक दूसरे को पीछे भाग भाग के मार रहे होंगे। पूरी दुनिया में ये वाली बहुत ही क्या कहना चाहिए, इखलाक से गिरी हुई इस तरह की वीडियोस जारी होंगी, जिसमें असेंबली मेंबर्स जो कि सबसे ज्यादा समझे जाते हैं कि डिसेंट जिनको होना चाहिए और अपने बिहेवियर से शो करना चाहिए, वही उस दिन जो कर रहे होंगे वो भी आप देखेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा करते भी हैं कि मना कर देते हैं, तो फिर भी हुकूमत को मैं नहीं समझती कोई फायदा होने वाला है। कोई फायदा होने वाला है। ठीक, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। रिदा, दो चीजें हैं, वॉयलेशन करने वालों को नहीं रोका जा सकता अगर पार्लियामेंट अंदर कोई इस तरह की चीज होती है। एक, वोट को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम लीगल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। उसके बाद ये जो 63A है, ये स्पीकर नहीं इनिशिएट कर सकता। ऐसे केस के अंदर पार्लिमानी लीडर के पास जाएगी चीज, वो भेजेगा स्पीकर को, स्पीकर भेजेगा चीफ इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, उसके बाद हेयरिंग होगी और फिर फैसला आएगा। ये सारी चीज
इसको किस तरह एब्जॉर्ब किया जा रहा है और ये परसेप्शन बनाई जा रही है कि जी ये उसी वक्त सब कुछ हो जाएगा? अच्छा देखिए, अब इस पर मंसूर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि यहाँ पे मैंने फिर कहा कि उसूलों की सियासत की जो सब बात करते हैं हमेशा आके हमें बहुत बड़े लेक्चर्स देते हैं, वो उसूलों की सियासत से इनहराफ हो रहा है यहाँ पे। अब जो वोट होता है, जो बेसिकली पार्लियामेंटेरियन होता है एक, उसका जाहिर सी बात है जो सीट वो जीत कर आता है, जो उसने वोट लिए होते हैं, वो वोटर्स के वोट जो है वो अमानत होते हैं। जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो आया होता है या जिस अभी हल्के से वो आया होता है, तो उसी हिसाब से उसको वोट मिले होते हैं और वो जीत कर आया होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट देते हैं तो सबसे बड़ी इथिकली अगर हम देखें तो ये कार्रवाई और ये एक्शन ही गलत है। प्लस अब आईनी और कानूनी तौर पे जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है, आईन और कानून मौजूद है सारा इस हवाले से हमारे पास, और जो लीगल एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं अगेन उसमें भी लोग अपनी मर्जी से क्योंकि इंटरप्रिटेट करते हैं। तो अभी फिर वही वाली बात है कि आधे लोग कह रहे हैं कि जी 63A के हवाले से कि इसमें जो है वो हुकूमत अपने तौर से जो है वो फैसले ले सकती है, आधे कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। अब सवाल सिर्फ इतना है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हमने देखनी है वो ये है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जहां ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि जी हमारे पास हुकूमत के बंदे मौजूद हैं और हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास 200 से ज्यादा नंबर, 202 का नंबर दिया है ऑपोजिशन ने कि जी हमारे पास उस दिन वोट होंगे तहरीक अदम एतमाद में वजीर आजम के खिलाफ। वहीं पे हुकूमत ये कह रही है कि जी हमारे पास भी ऑपोजिशन के लोग हैं और हुकूमत ये स्ट्रैटेजी बना रही है, जो जराए बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास इंटरनली है, और वो ये कि जी उसके लिए कुछ लोगों को टास्क दिया गया है जिसमें परवेज खटक साहब और चौधरी सरवन साहब, ये 2 लोग हैं जो बहुत पेश है, ठीक है। और उनको ये बताया गया है आपने भी जाके उधर से लोगों से राब्ता करना है, और उन्होंने राब्ता किया है, ये मैं आपको बताऊं। और प्लस एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिशन की अपनी सफों में भी लोग नाराज बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है कि एन हो, JUI हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, तीनों जमातों में ऐसे, मैं बहुत खुल के बता रही हूँ, तीनों जमातों में ऐसे मौजूद लोग हैं जो कि उनसे नाराज हैं, जो कि हुकूमत को चाहे तो वो वोट दे सकते हैं या फिर उनकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल ठीक है रिदा, वो हुकूमत को अपना वोट बिल्कुल ठीक है रिदा, थैंक यू वेरी मच। आलिया शाह, थैंक यू वेरी मच। मुझे रिदा, आई एम सॉरी, मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया जी। रिदा सैफी, थैंक यू वेरी मच। आलिया शाह, बहुत शुक्रिया। मोना आलम, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम नाज़रीन, ये सब कुछ हो रहा है, सियासत चल रही है और कहा यह जा रहा है कि ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए जिस ज़बान का हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, जिस ज़बान का अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है। जो पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर हुआ, मैं दोबारा कहूँगा, जिस तरह आप लोगों ने, जिस तरह हुकूमत ने इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल किया, आप में और फिर मॉडल टाउन वालों में क्या फ़र्क रह गया? मॉडल टाउन के अंदर सिर्फ उन्होंने गोलियां मार दी थी और उसके अंदर हमारे बहनें भाई शहीद कर दिए थे, और वहाँ पर पंजाब पुलिस थी। आज आपने वही काम इस्लामाबाद पुलिस से कराने की कोशिश की है। खुदा के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस को पल्यूट मत करें, और प्लीज़ अगर आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन चीज़ों में, सो इट्स हाई टाइम दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट व्यू कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दें, अपनी इसको ज़ातियात की जंग ना बनाएं, क्योंकि जो डिस्कशन जिस तरह इंटरनेशनल होने के फतवे दिए जा रहे हैं, और ये फतवे पहले आज की हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो उनके बारे में भी दिए जाते थे, लेकिन क्या ये तरीक़ेकार पाकिस्तान के लिए ठीक है? और मैं फिर वही कहूँगा, अगर आपने अपनी नस्ल को ये बताना है और ये दिखाना है और उनकी ये एपेटाइट रखनी है, तो आप यकीन करें इससे बढ़कर आप अपने मुल्क के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।